Hello and welcome to Edulog. This is part 2 of President. Till now, we have completed around good part of this subject. लास्ट क्लास में मैंने मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था और कहा था कि विल रिज्यूम इट विद अ फ्रेश माइंड. सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. किस तरीके से चुनाव होता है प्रेसिडेंट का. ठीक है, हमें ये मालूम था कि इसमें जो है इलेक्टेड रिवाइज हो जाएगा साथ में इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब ये होता कैसे. अगर आप आर्टिकल 55 देखेंगे तो वहां दो शब्द लिखे हुए हैं. यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट. यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा सारे स्टेट्स के लिए, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, हर स्टेट से आने वाले एमएलएस की संख्या अलग है. आप देखेंगे तो यूपी से काफ़ी ज़्यादा एमएलएज आते हैं, आप देखेंगे तो गोवा से कम है, मणिपुर से कम है. तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी. चलिए, इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी खासी डिबेट हुई. वहाँ पे फिर ये निष्कर्ष निकाला गया किस तरीके से हम यूनिफॉर्मिटी लाएं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए. एक एमएलए का वोट, चाहे वो एमपी का एमएलए हो, चाहे वो यूपी का एमएलए हो, महाराष्ट्र का एमएलए हो, केरल का एमएलए हो, कर्नाटका का एमएलए हो, तो सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. चाहे यहाँ 50 मान के चलिए, चाहे यहाँ 50 एमएलए हो, जैसे एमपी में 230 एमएलएज हैं, तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए. एक एमएलए का वैल्यू यहाँ पे और एक एमएलए का वैल्यू यहाँ पे, दोनों का सेम होना चाहिए. ठीक है, वरना ये डिस्पैरिटी हो जाएगी, ये अनइक्वल हो जाएगा. चलिए कैसे निकालेंगे, पॉइंट पे आते हैं, टू द पॉइंट. सबसे पहले उस स्टेट की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. मान लीजिए एमपी की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई बिलोंग टू एमपी. पॉपुलेशन ऑफ एमपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलएस. जैसे एमएलएस की संख्या क्या है उस स्टेट में, एमपी में 230 है, कुछ पॉपुलेशन होगी एक्स वाई जेड, और इससे जो भी आएगा निष्कर्ष उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से. ये 1000 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से एक सिंपल वैल्यू निकल के आती है, सिंपल वैल्यू निकल के आती है. ठीक है, तो इससे हमारे एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आई होप. एक बार और समझाता हूँ. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए निकल के आता है पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज. उस पूरे फिगर को हम डिवाइड करेंगे 1000 से. देखिए, ये कोई पूछेगा नहीं किसी एग्जाम में, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए. और ये पता होना कहीं से भी गलत नहीं है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में होने वाले प्रेसिडेंट के चुनाव में एक क्या वैल्यू होती है एक एमएलए की वोट की, वो कितना इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब डू जीरो हेड हैं और ये वो, मगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके चुनाव की वैल्यू क्या है. ठीक है, निकल आया. तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ना हमारे आर्टिकल का, यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट. यूनिफॉर्मिटी इन स्केल, और वो भी किसके, डिफरेंट स्टेट्स के, यहाँ से निकल आएगी. ठीक है, मध्य प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी इस फॉर्मूले से, यूपी के एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन ये 2011 जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ था उसके हिसाब से नहीं है. ये हमें याद रखना है 1971. इस समय
जो देश की पॉपुलेशन थी उस हिसाब से आना है, ठीक है। इस हिसाब से 1971 को क्यों फ्रीज किया गया है? क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफी बेहतरीन काम किया, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उनने इतना प्रोएक्टिवली काम किया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी नजर आती है साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली समझ में आता है यहाँ से वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ज्यादा आएगी, इसलिए इसको 1971 पे फ्रीज कर दिया गया था कि अगर आप अब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन चांद पे भी ले जाएं, तो भी साउथ इंडियन स्टेट्स जो 1971 में था और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स 1971 में वैल्यू थी, पॉपुलेशन थी, वो सेम रहेगी। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन, पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन। अब इसको फॉर्मूले में लिखता हूँ, स्टेट्स इक्वल्स यूनियन, ये एंड को हमने इक्वल कर दिया। स्टेट्स, सारे स्टेट्स जितने इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, इनके एमएलएस की वोट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू यूनियन के एमपीस की वैल्यू, वोट वैल्यू, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, पैरिटी सिमिलैरिटी होनी चाहिए स्टेट के एमएलएस की वोट वैल्यू में और यूनियन के एमपीस की वोट वैल्यू में पैरिटी होना चाहिए। वो एक ही तरीके से आ सकती है कि एमएलए का जो भी वोट वैल्यू सारे एमएलए की आ रही हो, वही एमपीस के भी वोट वैल्यू की आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? वो कैसे निकल के आएगी? सिंपल है, थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती हो, सी सेट किया हो बड़े एग्जाम्स का या किसी पीएससी का, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएस, जितने भी हैं पूरे इंडिया में, डिवाइडेड बाय कितने एमपीज हैं, टोटल एमपीज। अगर आपने 2024 चुनाव में नजरें रखी हैं तो टोटल 543 सीट्स हैं, ठीक है। ये यहाँ से, ये फॉर्मूला नहीं है, ये 543 मैंने ये लिखा है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएस, जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू आती हो, डिवाइडेड बाय 543 एमपीज हैं, ठीक है। इससे हमें एक एमपी की वोट वैल्यू मिल जाएगी और ये पैरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो था, इसे कहते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दो चीजें हमने देखी, यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन। ये पैरिटी आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक तीसरा क्लॉज है इसमें जो कहता है PRSTV। PRSTV क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी समझाऊंगा क्या है टाइम आने पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है नहीं, फॉलो नहीं होता है, जो इसका रिजिड फॉर्म है एकदम, इसमें फॉलो नहीं होता है, ये मैं बताऊंगा टाइम आने पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज और यहाँ पे छोड़ दी थी कि क्रिटिसिज्म क्या है। रिटर्निंग ऑफिसर देख लिया था, नोटिफिकेशन 60 दिन देख लिया था, कलर कोडिंग ग्रीन पिंक देख लिया था, नोटा और प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड नहीं है ये भी देख लिया था। रिवाइज करा रहा हूँ मैं साथ में। क्रिटिसिज्म याद रखना है सबसे पहले, आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड है ये काफी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा निकल के जो मैंने अभी थोड़ी देर बोला, PRSTV प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज नॉट इन एक्चुअल फॉर्म। बताऊंगा कैसे, अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि इट इज नॉट इन एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। एक चीज और, अगर आपने ध्यान दिया हो कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने फॉर्मूला तो बहुत अच्छा बनाया,
मगर जो पॉपुलेशन है ना अलग अलग स्टेट्स की, वो कहीं ना कहीं ये चीज ला देती है कि एमएलए की वोट वैल्यू इन यूपी इज वेरी मच ग्रेटर देन गोवा, मणिपुर और ऐसे काफी छोटे छोटे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन काफी कम। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। काफी इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। 3 क्रिटिसिज्म है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है याद करने के लिए, समझने के लिए इंडियन कॉमन पीपल को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक्चुअल में अप्लाई नहीं होता इंडिया में, है लिखा है पर जो एक्यूरेट फॉर्म है उसका उसमें नहीं होता। और जो यूनिफॉर्मिटी की आपने बात की है ना, वो एक्चुअल यूनिफॉर्मिटी है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट। वोट वैल्यू ऑफ यूपी के एमएलए की इज वेरी मच ग्रेटर देन छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे स्टेट्स। अब आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी, वैसे मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी आपको आने वाले समय पे, पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल मैप देखा हो इंडिया का, तो आप जानते हैं काफी स्टेट्स हैं, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, गोवा हुआ, ये छोटे स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी है नहीं। और जहां तक मैंने बात की थी कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने भी काफी काम किया है अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो ये 3 याद रखने क्रिटिसिज्म। आई होप थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए। लास्ट क्लास में जाके देखिए, आखिरी के 5 मिनट में मैंने आपको समझाया भी है नोट्स कैसे बनाने हैं। एक क्लास भी लूंगा मैं, हाउ टू मेक नोट्स, और किस तरीके से आपको रिवीजन करना है इन क्लासेस का, ये भी मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ी स्पीड दिखाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। आई होप अभी आप क्लास में बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। हमने लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में टर्म देख लिया था, रियल एलिजिबिलिटी देख ली थी। क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से हमने नहीं देखा था, तो हम आज डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 58 याद रखना। आर्टिकल 58 इज द क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए क्या नीड्स हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले सिटीजन, 35 ईयर्स ऑफ एज, मस्ट बी क्वालिफाइड, याद रखना है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या क्या है, सिटीजन होना जरूरी है, 35 साल की उम्र होना जरूरी है, और क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ सकें। ये हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट तब हम पढ़ेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस है एक मेंबर ऑफ लोकसभा के। आई होप आप जहां से भी जिस भी गाइड बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें ये सब लिखा होगा। तो आप भी नोट्स बनाइए, साथ में मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे मैंने लिखा सिटीजन, ठीक है याद रखना है, 35 ईयर याद रखना है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सिटीजन होना, 35 साल की एज होना, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा जैसा होना जरूरी है, और ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इन एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी सरकारी पद पे आपको नहीं होना। ठीक है, इतना समझना है, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना है। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं आपको यहाँ से रिजाइन करना, आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप किसी भी सरकारी पद पे हैं, आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, फिर जाके आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये याद रखना क्योंकि ये पूछेगा सीधा सीधा। इन पदों को छोड़ना जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं इस देश का। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। अगर आप गवर्नर हैं किसी स्टेट के तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं बिना इन सीट्स को छोड़े।
और अगर आप मिनिस्टर हैं लोकसभा माफ कीजिएगा पार्लियामेंट के, या लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो स्टेट्स में होती हैं जहाँ से एमएलए आते हैं, तो एक्सेप्शन है। देखिए किसी सरकारी पद पे हैं और आपको चुनाव लड़ना है प्रेसिडेंट का, तो आपको छोड़नी पड़ेगी ये सीट नॉमिनेशन फिल करने से पहले। बट देर आर एक्सेप्शंस कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर हैं, मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको इन सीट्स को चुनाव लड़ने से पहले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है इन सीट्स को वेकेट करने की। हाँ, आप बन गए, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको छोड़नी पड़ेगी, ऑब्वियस है। आप गवर्नर हैं, आप जीत गए प्रेसिडेंट का चुनाव, आपको छोड़नी पड़ेगी। आप मिनिस्टर हैं, आप जीत गए प्रेसिडेंट का चुनाव, आपको छोड़नी पड़ेगी। प्रेसिडेंट है तो क्या छोड़नी। पर अगर आप लड़ रहे हैं और पहले बोला जाए छोड़ना है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर हैं, तो आपको इन सीट्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है पहले चुनाव से। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला टॉपिक निकल के आता है, ये गाइड्स बुक्स में नहीं है जहाँ आप पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डिस्करेज किया जाता है नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। भाई अपना नेम फेम बनाने के लिए कोई भी चुनाव लड़ लेगा फिर तो प्रेसिडेंट का, इनको तो डिस्करेज करना जरूरी है ना भाई, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो ठीक है, इसको डिस्करेज करने के लिए, इस चीज को डिस्करेज करने के लिए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि कोई भी जो अपना नॉमिनेशन फिल कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट शुड सबमिट अ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 10,000। पहली चीज, 15,000 का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो 15,000 भी आपके फॉरफिट यानी डूब जाएंगे अगर आप ये चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, आप कहोगे 15,000 देना कौन सी बड़ी बात है, अपना नेम फेम बनाने के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव तो लड़ लेंगे, डूब भी जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो पहला हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि सिक्योरिटी अमाउंट 15,000 का आप डिपॉजिट कीजिए, अगर आप हार जाते हैं तो ये फॉरफिट हो जाएगा, फॉरफिटेड, हार गए तो। ठीक है, दूसरा कहता है कि जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो इट शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 एमपीज और एमएलएस, मतलब जो इलेक्टर्स हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के, उनमें से 50 लोग कम से कम आपकी गारंटी लें कि हाँ भाई इसको नॉमिनेशन फाइल करने दो, मैं गारंटी लेता हूँ ये चुनाव लड़ेगा। ठीक है, एज अ गारंटी कह सकते हैं। इनको कहा जाता है 50 इलेक्टर्स एंड 50 एंड सेकेंडर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा अब हम अलग हटते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 59, आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एमपी हैं, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एमएलए हैं, और आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, किसी भी सरकारी पद पे आपको नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि फ्री रेसिडेंस एंड प्रिविलेजेस जो भी एक प्रेसिडेंट को मिलते हैं, इनका रेसिडेंस होता है राष्ट्रपति भवन, आप सबको मालूम होगा दिल्ली में सिचुएटेड है। ये हमने देखा है कि थोड़ा सा राजपूत स्टाइल में, थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में, थोड़ा सा ब्रिटिश स्टाइल में इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन को, काफी लग्जूरियस प्लेस है ये। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, माफ कीजिए, चौथी चीज, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। अगर कोई प्रेसिडेंट सिटिंग है तो ये कम नहीं कर सकती पार्लियामेंट, ये अधिकार पार्लियामेंट का है कि इनकी सैलरी बढ़ाना, अलाउंसेस बढ़ाना, प्रिविलेजेस बढ़ाना, ये सब पार्लियामेंट का काम है। मगर अगर कोई प्रेसिडेंट सिटिंग है तो इसका कम नहीं कर सकते। ये लागू जो होगा, कम करना या बढ़ाना, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट से होगा। ठीक है, ये एक अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए ये
क्लॉज बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस पार्लियामेंट बाय लॉ कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, पर अगर सिटिंग प्रेसिडेंट है उस पर इफेक्ट नहीं होगा, आने वाले अगले प्रेसिडेंट पे इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस कौन बढ़ा सकता है, घटा सकता है, पार्लियामेंट आपको याद रखना है, पर वो सिटिंग जो अभी बैठे हुए हैं करेंट प्रेसिडेंट है उन पे लागू नहीं होगा, आने वाले अगले प्रेसिडेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे, प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी सैलरी जो है वो वॉलेंटरली सरेंडर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन वॉलेंटरली सरेंडर हिज सैलरी। और एक बार आपने सरेंडर कर दी अपनी सैलरी तो आपको कोई इनकम टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं अपनी सैलरी तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी आप स्लैब में आते हैं, 5, 10, 15, 20, जिस भी स्लैब में आप आएंगे, कौन भी का टॉपिक है, आई होप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कितने स्लैब्स होते हैं इनकम टैक्स में। तो प्रेसिडेंट अपनी सैलरी वॉलेंटरीली सरेंडर कर सकते हैं, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। हाँ, नहीं करते हैं तो ही हैज टू पे हिज इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 62, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आर्टिकल 62 क्या कहता है, वैकेंसीज को लेके, वैकेंसी फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, 60 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। कौन लाता है, इलेक्शन कमीशन, पढ़ा चुका हूं मैं पहले। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, इट शुड बी शुड बी शुड बी याद रखना है, इट शुड बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लास्ट प्रेसिडेंट। जो भी अभी काम कर रहे हैं, लास्ट या करेंट प्रेसिडेंट, इनके इनके एक्सपायरेशन, टर्म के एक्सपायरेशन से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, आर्टिकल 60 कहता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रिमूव हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, या आर्टिकल 61 इसकी हम बात करेंगे, रिमूवल की, इम्पीचमेंट, डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और कुछ भी सिचुएशन में, तो वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। और अगले, अब ये हमेशा तो नहीं कर सकते क्योंकि इनको वाइस प्रेसिडेंट भी तो है, इन्हें राज्यसभा में भी तो बैठना है। ये भी बताऊंगा राज्यसभा में क्यों बैठते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के, ये हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सेक्टर। ठीक है, तो इनको अपने भी काम है वाइस प्रेसिडेंट साहब को। तो प्रेसिडेंट का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स, याद रखना है ये पीरियड, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे यहाँ से, ये फिर अपना टर्म जो है अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना आर्टिकल 60 जहाँ पे लिखा है इलेक्शन शुड बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ लास्ट प्रेसिडेंट, और अगर डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड ऑफिस एटलीस्ट या फिर ओनली फॉर 6 मंथ्स, और इसके बाद जो चुनाव होगा प्रेसिडेंट का वो पूरे 5 सालों के लिए अपनी सीट पे बैठेंगे। ठीक है, आर्टिकल 60 भी खत्म होता है इसके साथ हमारा। तो हमने कंडीशन देख ली अभी तक, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कंडीशन देख ली, टाइम ऑफ होल्डिंग देख लिया, आर्टिकल 60। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। अब हम देखते हैं मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बस 2 टॉपिक और करेंगे, एक मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो इसमें इसमें याद रखना है, इसमें जो भी रिलेटेड इशू है वो किसके सामने रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आएगा कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके,
तो इसका इशू किसके सामने रखा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट विल बी द लीगल अथॉरिटी जो डिसाइड करेंगे कि ये हाँ डिस्प्यूट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है याद रखना है, ये आर्टिकल है 72। ये आर्टिकल कौन सा था? 60। ठीक है, अभी 61 पढ़ना बाकी है, तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद भी होते रहेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज, कौन ये डिस्प्यूट रजिस्टर कर सकता है? ऐसा डिस्प्यूट ऐसा नहीं होगा कि चुनाव में धांधली हो गई, नहीं, कुछ और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसको लेके जो फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वो या तो हारे हुए कैंडिडेट, लूजिंग कैंडिडेट्स जो चुनाव में थे प्रेसिडेंट के मगर हार गए, या 20 या 20 से ज्यादा 20 या 20 से ज्यादा इलेक्टर्स टुगेदर, कि भाई डिस्प्यूट है मुझे प्रेसिडेंट के चुनाव को या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेके, तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट आप डिसाइड कीजिए कि ये चुनाव लीगल है या इलीगल है। कौन कौन कर सकता है? पहले तो याद करेंगे हम, मैटर्स रिलेटेड टू कौन कर सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का कर सकता है। इसमें कौन फाइल कर सकता है केस? तो हमारे जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं, या 20 या उससे ज़्यादा इलेक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा? प्रेसिडेंट है, सीट पे है अपनी, कुछ डिसीजंस ले लिए, कुछ लॉज पे साइन करके उसको एक्ट बना दिए। ठीक है, 2 महीने बाद कोई डिस्प्यूट आता है, और जो लूजिंग कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंट चुनाव के, वो फाइल करते हैं केस कि भाई देखो ये चुनाव जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं आप केस देखो और इस इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर करो सुप्रीम कोर्ट साहब। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, चेक किया, डिसीजन दिया, कहा हाँ ठीक है भाई ये जो चुनाव हुआ है ना ये लीगल नहीं है, फिर से होना चाहिए चुनाव। तो ये जो डिसीजंस लिए हैं प्रेसिडेंट ने, ये क्या वॉइड हो जाएंगे? ये इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे? नहीं, ये एक्ट्स वैसे के वैसे ही लागू रहेंगे। याद रखना है, ये एक्ट्स वैसे के वैसे ही लागू रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। पार्लियामेंट अपने हिसाब से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेके लॉज बना सकती है, ये भी याद रखना है। अब मान लेते हैं अब मान लेते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, इस पे भी हम आएंगे। अभी मान लेते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। अब हमें मालूम है इनके इलेक्टर्स कौन है, इनके इलेक्टर्स हैं एमपीज और एमएलएज। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी एमपी, यूपी, झारखंड, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ के चुनाव होने हैं, अभी हुए नहीं है। तो चुनाव हुए नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए कि अरे भाई अभी एमएलएज इनके भी इलेक्ट हो जाने दो, क्योंकि ये भी तो इलेक्टर्स हैं, ये नहीं होंगे तो इलेक्टर्स कम हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव अभी कंप्लीट ना हुए, वहां पे वैकेंसी हो और उसके कारण प्रेसिडेंट के चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए? ऐसा हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज बिग नो। एक स्टेट के एमएलएज ना हो, 2 के ना हो, 3 के ना हो, 4 के ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव ऑन टाइम होगा, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लास्ट प्रेसिडेंट टर्म। यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, पर याद रखिएगा आपको इसको रिवाइज करना है। फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूर, उसके बाद इस पार्ट पे आएंगे आप, नोट्स बना रहे होंगे, आखिरी के फर्स्ट पार्ट के आखिरी के 5 मिनट को भी ज़रूर देखेंगे अगर आप भूल गए हैं किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। आई होप आपको एंजॉय हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा ये क्लास देखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।